एक विरासत में उन्हें मिली है राजनीति, तो काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी शिक्षित है। अब जनता जात पात में, हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद के नाम पर अब वोट नहीं करने जा रहे। जनता का मन भाप लिया गया है। यहाँ जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में बताते हैं। भाजपाई दिन जो ऐसे लोग भी हैं जो किसी एक नाम पर वोट करते थे, उन्होंने भी मन बना लिया है कि नहीं, वैसे प्रत्याशी को हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे जिससे अराजकता फैले। इंडिया गठबंधन की जीत का प्रमुख कारण वो तो प्रत्याशी बनेंगे, क्योंकि प्रत्याशी पूरे धनबाद लोकसभा की जनता उन्हें पचा नहीं पा रही, और प्रत्याशी का भी जो बैकग्राउंड है उस पर भी निश्चित रूप से जनता विचार कर रही है। 10 साल तक जनता को सिर्फ भ्रम में रखा गया, जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, मंदिर मस्जिद में बांटा गया। बेरोजगारी आज चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, किसानों की स्थिति दयनीय है। नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर होने लेकर अपना बेहद ही खास प्रोग्राम कहिए नेताजी। और कहिए नेताजी की आज की इस कड़ी में हम मुलाकात करने वाले हैं गढ़वा से विधायक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, साथ ही साथ उत्पाद और मद निषेध विभाग में मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी से। आइए इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन की स्थिति इस वक्त धनबाद में इस लोकसभा चुनाव में क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका सिटी लाइव पर। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और 25 मई को यहाँ पे भी मतदान होना है। आप महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ जो हैं अनुपमा सिंह जी, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की, दौरा किया, सभा की, ऐसे में क्या स्थिति लग रही है आपको धनबाद में उनकी? देखिए, हम चुनाव प्रचार करते हैं तो हम जनता से ये अपील करते हैं कि आप अपने हक अधिकार के लिए अपने गांव, टोला, पंचायत, अपने प्रखंड में शहर के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट करें। हम अनर्गल कोई किसी तरह का जनता को झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। हम सच्चाई जनता के सामने बताते हैं और जनता से कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर, बहुत विवेकपूर्ण तरीके से जो आपका 5 साल में आपको एक अवसर प्राप्त होता है अपना प्रतिनिधि चुनने का, चाहे वो सांसद चुनना हो, विधायक चुनना हो या मुखिया, वार्ड पार्षद ही क्यों ना चुनना। अगर जनता अपने विवेक से काम लो और दल के जो विचार हैं, जिस दल के उम्मीदवार हैं, उस दल के क्या एजेंडे हैं, क्या विचार हैं, और उससे आगे बढ़कर उम्मीदवार को भी देखना चाहिए कि उम्मीदवार की क्या योग्यता है। उम्मीदवार जाकर ऊपरी सदन में हमारी आवाज़ को कैसे उठा सकता है, हमारी समस्याओं के निराकरण की बात कैसे कर सकता है, इन सब चीज़ों पर हम फोकस करते हैं और जनता को ये बताने का काम करते हैं कि आप जो उम्मीदवार आपके योग्य है, आपके दुख सुख में आपके साथ शामिल होता है, आपकी जो समस्याएं हैं उनको निदान की बात करता है, वैसे उम्मीदवार को चुनने का काम करें। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए धनबाद लोकसभा चुनाव, तो दोनों उम्मीदवार, एक कांग्रेस के हमारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अनुपमा जी, जो काफ़ी पढ़ी लिखी एक ऐसे परिवार से संबंधित जनता में बहुत लंबा जिनका राजनीतिक अनुभव रहा है। उस परिवार बाकी इमाम स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, जो एक राष्ट्रीय स्तर के मजदूर नेता रहे, कई बार यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, और एक विरासत में उन्हें मिली है राजनीति, तो काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी शिक्षित है। इस तरह से आप बात कर रहे थे, समस्याओं को समझती है। आप बात कर रहे हैं कि अनुपमा सिंह जी काफ़ी शिक्षित हैं। यूँ तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं धनबाद लोकसभा में, लेकिन टक्कर की अगर हम बात करें तो दो लोगों में बेसिकली टक्कर है। एक भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी हैं और एक महागठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी हैं। क्या लगता है ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा? दोनों का टक्कर जो है वो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप अपने लिए लोकसभा चुनाव? देखिए, वोटर काफ़ी अब जनता समझदार हो चुकी है। अब जनता जात पात में,
हिंदू मुसलमान में मंदिर मस्जिद के नाम पर अब वोट नहीं करने जा रहे। अब जनता अपने हक अधिकार के लिए वोट करेगी और प्रत्याशी का भी जो बैकग्राउंड है उस पर भी निश्चित रूप से जनता विचार कर रही है। और आप देखेंगे कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हमारी अनुपमा सिंह के पक्ष में आएगा और यहाँ भारी मतों से उनकी जीत। पूर्ण रूप से आप आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो अनुपमा सिंह जी होने वाली। माइंडसेट है लोगों का, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग पक्के मैं कहूँ कि भाजपाई दिन जो ऐसे लोग भी हैं जो किसी एक नाम पर वोट करते थे, उन्होंने भी मन बना लिया है कि नहीं, वैसे प्रत्याशी को हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे जिससे अराजकता फैले, इसका कोई विजन ना हो। वो भी तो 2-3 बार के विधायक हैं और उनके क्षेत्र की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। रोज गोलीबारी होती है वहाँ, रोज वहाँ पर झड़प होती है, कभी भी वहाँ शांति नहीं रहती है, विकास का दूर दूर तक कहीं से कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पूरे धनबाद के लोकसभा की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम वैसे प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे। एक ऐसी शिक्षित और सुगढ़ प्रत्याशी और बहुत समझ रखने वाली प्रत्याशी को वोट देने का मन बनाया, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रचार नहीं किया है, मंचों से नहीं, मैंने मैन टू मैन लोगों से मिलकर उनका व्यू लेने का भी काम किया। सभी लोगों ने कहा कि हम पूरी तरह से भाजपा प्रत्याशी के तरीके में काम करेंगे। अगर हम बात करें धनबाद लोकसभा सीट की, तो यहाँ पे अगर पिछले 20 सालों को देखा जाए तो इन 20 सालों में महागठबंधन की कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर जीत नहीं पाए हैं। ये सीट हमेशा उनके हाथों से जाता रहा है। इस बार क्या कुछ ऐसी अलग तैयारियां की हैं आप लोगों ने कि ऐसे आश्वासन आप आश्वस्त हैं कि नहीं इस बार जो जीत है वो सुनिश्चित है? देखिए, खुद ब खुद मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा अगर कोई हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन की जीत का प्रमुख कारण खुद प्रत्याशी बनेंगे, क्योंकि प्रत्याशी पूरे धनबाद लोकसभा की जनता उन्हें पचा नहीं पा रही और जिस तरह से 10 साल तक जनता को सिर्फ भ्रम में रखा गया, जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, मंदिर मस्जिद में बांटा गया, बेरोजगारी आज चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, किसानों की स्थिति दयनीय है, छात्रों की स्थिति दयनीय है, प्रत्येक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में कहेंगे कि केंद्र में बैठी सरकार पूरी तरह से विफल है। कहीं भी इनके बड़े नेता कोई अपने 10 साल के विकास की बात नहीं करते हैं, 10 साल में उन्होंने क्या दिया जनता को, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो ये जनता अब इससे उब चुकी है और जनता निश्चित रूप से इसके विरुद्ध मतदान करेगी, क्योंकि जनता को अपना हक अधिकार चाहिए, जनता को सरकारी सुविधाएं चाहिए, जनता को बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई की सुविधा चाहिए। तो अब इनकी काट की हाड़ी बारह नहीं चढ़ने वाली है। 2 बार लोग इनके खासे में आ गए और ठगा महसूस हुए। बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं आप, ऐसे में सवाल उठता है कि महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह जी, उनके लिए आप प्रचार में उतरे हैं, कल्पना सोरेन जी प्रचार कर चुकी हैं, चंपाई सोरेन जी प्रचार कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम जेएमएम के नेता रहे, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी है वो, और कांग्रेस की कोई भी बड़े नेता, उनका दौरा अभी तक धनबाद में नहीं हुआ, समय भी नहीं बचा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, निरंतर मैं कहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का दौरा हुआ है, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब का यहाँ दौरा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी घूम रहे हैं पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। तो ये कहना मानी होगा कि कांग्रेस से इतने बड़े लोग नहीं आ रहे हैं, और अभी 2-3 दिन प्रचार बाकी है, 2 दिन बाकी है प्रचार। तो इन 2 दिनों में आप देखेंगे कि और भी बड़ी सभाएं होंगी, मुझे उम्मीद है, और बड़े नेता आएंगे, और यहाँ की जनता का मन भाप लिया गया है। यहाँ जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का। रिसेंटली आलमगीर आलम जो मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, इस गिरफ्तारी का कितना असर आपको लगता है कि इस चुनाव पे पड़ने वाला है? इसलिए फुल्की गिरफ्तारी की गई, चुनाव को प्रभावित किया गया, वरना
वो पहले समन पर ईडी के समक्ष पेश हुए, दूसरे दिन फिर ईडी ने बुलाया, तीसरे दिन फिर पेश हुए। वो भी चाहते तो टाल मटोल कर सकते थे, वो समय मांग सकते थे कि मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हूँ, चुनाव के बाद मैं आ पाऊँगा, लेकिन उन्होंने सम्मान किया, न्याय नीति कानून का सम्मान किया, उन्होंने ईडी के सम्मान पर आए। तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि राजनीति से प्रभावित ये गिरफ्तारी है। वरना अगर ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के सामने उसके साथ काम करती है अपने, तो गिरफ्तारी 2 जून के बाद भी हो सकती थी, अगर उनकी संलिप्तता पाई भी गई तो इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि राजनेता है और राज्य के मंत्री हैं, CLP लीडर है, उनकी गिरफ्तारी विशुद्ध रूप से मैं कहूँगा कि राजनीतिक गिरफ्तारी है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र के इशारे पर कराई गई गिरफ्तारी है। लेकिन इसका और उल्टा असर पड़ेगा और जनता और ज़्यादा मैं कहूँगा कि आक्रामक रूप से मतदान करेगी और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ेगी। आपके जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के अनुपमा सिंह जी, उनकी ऐसी कौन सी खासियत आप बताएंगे लोगों की कि जिसके लिए जनता को उनको वोट करना चाहिए, उनके लिए मतदान करने के लिए आगे आना चाहिए? मैंने सबसे पहले कहा कि एक ऐसे परिवार से आप हैं जिनके फादर इन लॉ इनके मजदूर जता रहे हैं बहुत बड़े, और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या मजदूरों की भी, आज मजदूरों का शोषण हो रहा है। यहाँ ठेका प्रथा जो है, ठेका प्रथा में ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रहा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों से काम लिया जा रहा है। तो कांग्रेस का एक एजेंडा है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अब आउटसोर्सिंग की का जो प्रावधान है, कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो उसे समाप्त किया जाएगा। किसी भी नियोक्ता को अब परमानेंट नियुक्ति करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एक हमारा एजेंडा है, कांग्रेस का एजेंडा है। और दूसरी बात के ये स्थानीय हैं यहाँ से और ये पूरी तरह से यहाँ की समस्याओं से अवगत हैं और उनमें क्षमता है, पढ़ी लिखी महिला हैं और बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत लंबे समय तक देखा है उन्होंने, राजनीति को बहुत करीब से देखा है। इन सारे जो इनकी जो योग्यताएं, इसका पूरा लाभ धनबाद लोकसभा की जनता को मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि धनबाद जो आज अपनी सारी सुविधाओं से, सारे हक अधिकार से मनपीठ है, वो सब कुछ ये दिलवाने में कामयाब। सुविधाओं की बात कर रहे हैं आप, ऐसे में जब भी हम निकलते हैं जनता से बात करने के लिए, जनता की नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं चुनाव को लेकर, तो उनका यही मानना होता है कि धनबाद कहीं ना कहीं विकास के मामले में बहुत पिछड़ सा गया है। आज भी ये विकसित हो रहा है, ये पिछले 20 सालों से विकसित हो रहा है, उसके पहले से विकसित हो रहा है और अब तक इसका विकास नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों है? और अगर मान लीजिए कि जिन सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं कि अनुपमा सिंह जी आती हैं तो वो सुविधाएं मिलेंगी, तो आपके घोषणा पत्र में वो कौन सी चीज़ें हैं जो जनता को सीधे सीधे मिलने वाली हैं अगर अनुपमा सिंह जी जीत जाती हैं, विजयी हो जाती हैं? तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि यहाँ मजदूरों की काफ़ी समस्या, मजदूर आउटसोर्सिंग से, ठेकेदारी प्रथा से बहुत ही ग्रसित है, उनका शोषण हो रहा है। तो जितने भी हमारे मजदूर हैं जो अनुबंध पे काम कर रहे हैं या किसी ठेका कंपनी के साथ काम कर, उनकी परमानेंट नौकरी होगी, ये बहुत बड़ा होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज जिस समय मैं कहूँगा कि 2019 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय क्या स्थिति थी यहाँ स्वास्थ्य की और आज क्या स्थिति, इसका आकलन होना चाहिए। आज हम 4-4.5 वर्षों में बहुत आगे बढ़े और केंद्र सरकार का असहयोगात्मक रवैया हमेशा रहा है प्रति सभी क्षेत्रों, जहाँ ये तो पूरी तरह से फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन कर जाते हैं लोकसभा में, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि लोकसभा में आवाज़ बने, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाए। एक भी कोई सांसद, मैं यहाँ की बात नहीं करूँगा, पूरे राज्य के 12 सांसद कोई भी झारखंड की आवाज़ करने का काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ पीली बिल्ली बनकर वहाँ सिर्फ अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं और किसी में हिम्मत भी नहीं है अपनी बात रखने की। तो ऐसे में लोगों का अधिकार मिलना, आज बताता हूँ 1,36,000 करोड़ रुपया विभिन्न मदों में केंद्र सरकार के पास हमारा बकाया, राज्य सरकार। आज अगर वो पैसा मिल जाए, केंद्र सरकार अगर इंस्टॉलमेंट में भी वो पैसे हमें देना शुरू कर दें,
तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी केंद्र सरकार के सहयोग की। उस पर बात करने से आपने देखा कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों में किया गया। तो ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। और ये सांसद चुनकर जाते हैं, उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए अपने क्षेत्र की, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जनता का एक और सवाल है, उन्हें लगता है कि जो भी सांसद या विधायक चुनकर आते हैं वो सिर्फ चुनाव के समय हमारे पास आते हैं, दौरा करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, हमसे मुलाकात करते हैं, हमारी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही ये समय बीत जाता है, वो चुनाव जीत जाते हैं, सीट उनके हाथ आ जाता है, तब उनका कभी भी रिव्यूज नहीं होता, कभी वो जानने की कोशिश नहीं करते कि समस्याएं क्या चल रही। क्या लगता है अनुपमा सिंह इस पर पूरी तरीके से खरी उतरेंगी? 5 साल के कार्यकाल में वो लोगों से संपर्क बनाए रखेंगे? देखिए, सभी दलों के जो हमारे सांसद हैं या विधायक है या और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आवश्यकता नहीं। अब एक माइंडसेट बन गया है जो आज भारतीय जनता पार्टी पे जो सांसद है, उनका माइंडसेट बन गया है कि हमें एक नाम पे नैया हमारी पार पे। इसलिए जनता के जाना कि जाने की जरूरत नहीं समझते हैं। मैं तो ऐसे उदाहरण मैं बहुत सारे क्षेत्रों में घुमा हूँ, बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में, कि जहाँ 2-2 बार 3-3 बार के सांसद हैं और जनता पहचानती नहीं है अपने सांसद को। तो ये अच्छी परिपाटी नहीं बन रही है कि एक व्यक्ति के नाम पर वोट कर दिया जाए और फिर 5 साल अपने हक अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए टकटकी लगाकर लोग देखते रहें। और हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के मुंह से भी ये बात निकलती है, अन्य मोदी जी के मुंह से भी, कि मैं हूँ गिरिडीह का विधायक, मैं हूँ सांसद, मैं हूँ कोडरमा का सांसद, मैं हूँ धनबाद का सांसद, आप मेरे नाम पर वोट दे दें। तो ये बताइए, ये स्वस्थ लोकतंत्र का कहीं से परिचायक है? एक जनप्रतिनिधि क्यों, व्यवस्था क्यों की गई है सांसद चुनने की, विधायक चुनने की, कि अपने अपने हाउस में जाकर अपनी क्षेत्र की समस्याओं की बात करेंगे, आवाज उठाएंगे। अब यहाँ की जनता मोदी जी के सामने गुहार लगाएगी, गिरिडीह की जनता जाकर मोदी जी के सामने, तो क्यों फिर कठपुतली नहीं बना रहे? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ के लोग अगर अनुपमा सिंह जी को अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जो लोगों ने तय कर दिया लगभग, तो हर एक दुख सुख में अनुपमा जी जनता के बीच रहेगी और यहाँ की समस्याओं को हाउस में बहुत ही प्रभावी ढंग से रखने का काम करेगी और यहाँ की समस्याओं का निराकरण होगा। हर तरह की सुविधाएं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक क्षेत्र में यहाँ काम होगा। और ना हो, मैं तो कहूँगा कि राजनेता जितने दोषी हैं, जनता भी उससे कम दोषी नहीं। जनता झांसे में आ जाती है, जनता बहकावे में आ जाती है। जनता को ये देखना चाहिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि, हमारी क्यों ना, जो भी जनप्रतिनिधि जनता के सुख दुख में नहीं रहते, जनता की समस्याओं के बारे में नहीं सोचते, उसके निदान के उपाय नहीं निकालते, तो वैसे जनप्रतिनिधि को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। अगर अनुपमा सिंह भी अगर उस तरह का उनका भी उस तरह का कार्यशैली वैसे रहती है, जनता अगली बार उन्हें भी उनका रास्ता दिखाए, तभी नेता समझेंगे कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता को अब बेवकूफ़ बनाना, जनता को झूठ फरेब में फंसाना संभव नहीं है कि बखूब वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे जनता से भी और जनता की समस्याओं का निराकरण करते जाए। आज भी अंत में यही सवाल करना चाहूँगी आपसे कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आम जन है, जो कभी कभी प्रत्याशी मन मुताबिक ना हो या किसी तरीके की परेशानी हो, गर्मी हो, तो वो वोट देने नहीं जाते। उनके लिए मैं वोट अपील चाहूँगी आपकी माध्यम से पर। देखिए, बहुत बड़ा आस्था लोकतंत्र में, तो दुनिया का सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है। एक बहुत बड़ा अधिकार एक एक लोगों को प्राप्त है जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, 18 वर्ष के उम्र के हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, खास करके धनबाद लोकसभा के मतदाताओं से, कि आप एक रिकॉर्ड बनाने का काम करें कि धनबाद लोकसभा एक मिसाल बने। एक एक लोग निकले घरों से अपने कार्यों के लिए, अपने घरेलू कार्य से लेकर अपना जो आपका जो व्यवसाय है, आपका जो जिससे आप जिस काम से जुड़े हैं, उसके लिए आप धूप में निकलते हैं और ये बारिश में निकलते हैं, आप बड़ी कड़ाके की सर्दी में निकलते हैं। इस महालोकतंत्र के महापर्व को आप जाया ना होने दें और
निश्चित रूप से आप अपना मतदान करें। और अब तो 100% मतदान भी वैध है। अब आप 100% मतदान की ओर आगे बढ़ें और सभी लोग अपने घर से बाहर निकलकर, और सुबह से 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है, अपने मत के अधिकार का प्रयोग जरूर करें और एक अच्छा जनप्रतिनिधि, एक योग्य जनप्रतिनिधि चुनने में अपनी भूमिका दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातें करने के लिए। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे श्री मिथिलेश ठाकुर जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और साथ ही साथ आपसे अपील भी की कि मतदान ज़रूर करिए। 25 मई को मतदान करने निकलना होगा आपको अपने अपने घरों से। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक आपके पास समय है। मतदान कीजिए और अपने लिए ऐसे प्रत्याशी को चुनकर लाइए जो आपके लिए काम करे, जनता स्वविवेक से फैसला ले। फिर मुलाकात करेंगे आपसे कहिए नेताजी की अगली कड़ी में। किसी और नेता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है उनका नजरिया।